मेहमान हमारे साथ अब और मौजूद हैं। समित चौहान है हमारे साथ ही हमारे साथ वीके शर्मा है। दोनों मेहमानों का स्वागत है शो में। शर्मा साहब, गुड मॉर्निंग। फेड की बैठक के आउटकम सबके सामने हैं और जो प्रोजेक्शंस की जा रही थी उसी तर्ज पर आउटकम्स निकल कर आए हैं। हालांकि जो भाषा शैली रही है जेनेट येलेन की वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग रही है कि आगे ब्याज दरों की स्थिति कैसी होगी, लेकिन सवाल अब ये है कि भारतीय बाजार इसको कैसे देखेंगे, ये ध्यान में रखते हुए कि अब जो अगला बड़ा इवेंट है वो ब्री एग्जिट है, जिससे ठीक पहले हमने थोड़ी सी नर्वसनेस और वॉल्टिलिटी इंडियन मार्केट्स में रिफ्लेक्ट होती हुई देखी है। तो ये ग्लोबल जो इवेंट्स है ये कैसे असर डाल सकते हैं अब बाजारों पर? जी, सबसे पहले ये बताऊंगा कि हमारा भारतीय बाजार जो रिएक्ट करता है ये यूएस की फेड पॉलिसी को रिएक्ट नहीं करता है, ये रिएक्ट करता है कि यूएस मार्केट ने क्या रिएक्शन दिया है। तो उस दृष्टि से क्योंकि यूएस मार्केट्स जो करीब अच्छे खासे डॉ एक समय करीब 90 पॉइंट के ऊपर आसपास ऊपर चल रहा था और उसके मीटिंग के बाद वो करीब 35 पॉइंट नीचे बंद हुआ, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे बाजार थोड़ा सा मंदी का रुख पाएंगे शुरुआती दौर में। लेकिन जो पॉलिसी पर से है रेट नहीं बढ़ाना, ये अपेक्षा के अनुसार ही है और मेरा ये मानना है कि आगे पॉलिसी जो ये कह रही है जो येलेन ने बोला है कि 2 हाइक आएंगे, मुझे 2 हाइक भी आते नहीं दिखते। इनफैक्ट 1 हाइक भी ला पाना बड़ा ही मुश्किल है और इसके लिए जो मद्देनजर है उसके ऊपर मैं इकोनॉमिक और ग्लोबल डेटा जिसके ऊपर फर्दर बात करना चाहूंगा इस पॉइंट को बट्रेस करने के लिए। तो ऐसे वक्त के अंदर हाइक नहीं आना भारतीय बाजारों के लिए अच्छा है और इमर्जिंग मार्केट्स के लिए भी अच्छा है। लेकिन इमर्जिंग मार्केट को और यूएस मार्केट भी इस कल की मीटिंग के बाद ऊपर ही रिएक्ट करते थे, लेकिन क्योंकि ब्रेक्सिट का एक तलवार अभी भी लटक रही है तो उसकी वजह से वो चाहेंगे कि वो बाहर हो, उसके बाद में वंस दैट इवेंट इज आउट ऑफ द वे उसके बाद में पोजीशंस बनाना चाहेंगे लोग बाग। तो मेरे ख्याल से मैं इसी को इसी दृष्टि से देखूंगा। कल की मीटिंग पॉजिटिव है हमारे। शर्मा साहब, मान लीजिए देखिए कि कल मैं लॉन्ग अपनी कैरी कर रहा था, कल जब बाजार में मेरे को शॉर्ट कवरिंग दिखाई दी तो मैंने अपना लॉन्ग खड़ा कर लिया, जैसे कि आप देख भी रहते कि शॉर्ट कवरिंग के आंकड़े विजिबल थे। अभी क्या करूं शर्मा साहब? अब आपने कहा कि एक कंफ्यूजन ऑन है ब्रेक्जिट, तो मैं अपने लॉन्ग्स को मान लीजिए आज बाजार ठीक ठाक खुला, थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके समेट लूं या फिर आपको लगता है कि नहीं अभी होल्ड करूं? अभी 3-4 दिन ट्रेड होल्ड करिए, 20-22 तारीख के आसपास थोड़ा सा लॉन्ग्स को अनवाइंड करने के बारे में सोचिएगा। शॉर्ट टर्म ट्रेड्स पे क्या करूं इस वक्त ब्रेक्जिट को देखते हुए? मेरे ख्याल से पास्ट 3 दिन का जो सेशन है वो ये दर्शाता है, जैसा आप पहले भी प्रोग्राम में बोल रहे थे कि यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट आ गया 8060 के आसपास नीचे। तो जब तक वो नहीं टूटे तब तक मेरे ख्याल से अपनी पोजीशंस को काटना श्रेयस्कर नहीं रहेगा पोजिशनल ट्रेड्स के लिए। लेकिन ये एज अ ट्रेडर, अगर मैं आजकल तो ट्रेड नहीं करता, पहले जब भी ये था तो ट्रेडर की पहली जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि किसी भी हालत में अपने प्रॉफिट्स को लॉस में न बदलने दें। तो अगर ऐसी स्थिति है तो उसके आपको जितनी बार भी एंट्री लेना चाहे दोबारा ले सकते हैं, लेकिन एक बार अगर ट्रेडर का प्रॉफिट घाटे में बदल जाए तो ये कदापि एक्सेप्टेबल नहीं है। तो उपयुक्त एक स्टॉप लॉस लगाइए और चाहेंगे कि आप अपनी पोजीशंस को थोड़ा हल्का करें। जी, समित चौहान भी हमारे साथ मौजूद है, उनका व्यू भी ले लेते हैं इंडेक्स पर। समित, गुड मॉर्निंग। आज आपकी इंडेक्स पर स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? गुड मॉर्निंग दीपाली। देखिए 3 दिन पहले हमने जो एक करेक्टिव मूव देखी थी, बट 8080 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। अगर टेक्निकली बात करें तो मल्टीपल टेक्निकल टूल्स वहां पे कन्वर्ज हो रहे थे, तो 8050 टूटना काफी मुश्किल था इंडेक्स के लिए। और कल हमने जैसे ही 8121 का एक इंट्राडे बेसिस पे एक मूवमेंट उसके ऊपर देखी थी, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग इंट्राडे रैली टुवर्ड्स 8200 देखा है। सो मोमेंटम क्लियरली ऊपर की तरफ है, लेड बाय दी बैंकिंग स्टॉक, स्पेशली पीएसयू बैंक्स जैसे हेवीवेट से एसबीआई ने कल की रैली क्लियरली लीड की थी। इनफैक्ट जो रिलायंस काफी दिनों से सबड्यूड था उसने भी काफी अच्छा खासा ट्रैक्शन कल देखा है। तो हमें लग रहा है ये मोमेंटम और थोड़ा कंटिन्यू हो सकता है। 8250 8260 के लेवल्स उसमें नेक्स्ट देख सकते हैं। तो आज अगर थोड़ा बहुत गैप डाउन होता है तो मेरे ख्याल से वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। 8140 के स्टॉप लॉस से डेफिनेटली निफ्टी में लॉन्ग किया जा सकता है और ऊपर की तरफ 8250 8260 के टारगेट्स होने चाहिए। जी, 3 मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है। जब वापस लौटेंगे तो बात करेंगे स्पेसिफिक स्टॉक्स की। कुछ ऐसे शेयर्स पर चर्चा होगी जहां पर आज खबरें हैं और कुछ ऐसे स्टॉक्स पर फोकस रहेगा जो कि कल एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रहे हैं। आप देखते रहिए शेयर बाजार।
ब्रेक के बाद शेयर लाइव में आप सभी का फिर से स्वागत है। स्टॉक्स टू वॉच का क्रम शुरू करें उससे पहले बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कल की सबसे बड़ी स्टोरी। कल अगर आप देखें तो शुगर स्पेस, कल लॉजिस्टिक्स, कल बैंक्स जो थे वो अगर आप देखें बड़ी स्टोरी थी। लेकिन इस बीच अगर आप देखें एक बड़ी खबर ये भी है कि बैंक ऑफ जापान ने अगर आप देखें अपनी जो ब्याज दरें हैं उसको ऑलमोस्ट आप देखें तो स्थिर रखा है और जरूरत पड़ने पर सिस्टम में अतिरिक्त नकदी डाल जाएगी। यानी कुल मिलाकर देखिए जो अप्रोच आरबीआई ने ली है ना वो यही कर रहा है। ब्याज दरों में अगर आप देखें कोई छेड़छाड़ नहीं करी है, लेकिन लिक्विडिटी इन्फ्यूजन में सिस्टम परेशान ना हो लिक्विडिटी से लेकर, तो उसके लिए पर्याप्त ये कहीं ना कहीं कदम उठाएंगे। निकलिए आपकी स्क्रीन पर लगभग 174 अंक नीचे कारोबार कर रहा है। खैर बातें हैं एसबीआई पर और उसके एसोसिएट बैंक्स। कल इनका बिहेवियर देखिए, कल 20% के अपर फीस पे थे स्टॉक, 4% आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चला। शर्मा साहब एज ए इन्वेस्टर देखिए अब ये तो प्रक्रिया शुरू हो गई है, ये खत्म होगी। एक प्रोस्पेक्टिव मैनेजमेंट का होगा, एक प्रोस्पेक्टिव एक एम्प्लॉय का होगा, सब्सिडियरी बैंकों के एम्प्लॉय का होगा, लेकिन एक इन्वेस्टर के प्रोस्पेक्टिव से मान लीजिए मैं स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर या फिर मैसूर में ही इन्वेस्टेड हूं, जब तक कि रेशोज नहीं आ जाती हैं, एग्जैक्टली मर्जर रेशोज क्या होंगी, आपको कितना क्या क्या शेयर मिलेगा, तब तक क्या इन स्टॉक से बैठा रहना चाहिए या फिर जैसे कल 20% का गेन मिला, छोटे मोटे गेन निकल ले जाना चाहिए? और एसबीआई पर, स्पेशली एसबीआई पर आपकी अप्रोच क्या होगी? जी ऑब्वियसली अगर एक बैंक सुदृढ़ लेना हो तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही लेना चाहिए, लेकिन क्योंकि जिन लोगों के पास ये सब्सिडीज हैं जो अंत में उनका विलय वहां पे हो जाएगा, तो इस बात पे अटकलें लगाना कि अल्टीमेटली रेशो क्या आएगी, ये मेरे ख्याल से थोड़ा रिस्की अफेयर हो सकता है। तो अभी जो आउट परफॉर्मेंस इन्होंने दिखाया है इसी समाचार के ऊपर, मेरे ख्याल से अगर यहाँ से और 15-20% ज्यादा मिले तो इसके अंदर टिके रहने का कोई मतलब नहीं है, फिर आप उसके अंदर जा सकते हैं। उसके बियॉन्ड अपने लक को कैरी मत कीजिए, ये मेरी राय रहेगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पोर्टफोलियो में होना चाहिए। फिलहाल जो एग्जिस्टिंग जो सब्सिडीज है उनमें होल्ड करें 10-15% के लिए और। जी अविनाश, लेकिन इस खबर के आने के बाद हमने देखा था कि जो दूसरे छोटे बैंकिंग स्टॉक्स हैं वहां भी एक उछाल आया था। विजया बैंक, आप देखिए दीना बैंक, डीसीबी बैंक, इन स्टॉक्स में एक बैंक इंटरेस्ट कल आखिरी के घंटों में इमर्ज होते हुए दिखा था। क्या कुछ ऐसे छोटे बैंकों को आप चेस करने की सलाह देंगे इस खबर के आने के बाद जो कि प्रोबेबल एक्विजिशन कैंडिडेट्स हैं? दीपाली, मैं समझता हूं कि शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि ये न्यूज के कारण आपको दूसरे जो छोटे पीएसयू बैंक्स हैं जो अभी काफी लॉसेज में हैं, यहाँ पे एक्शन देखने को मिले, क्योंकि डेफिनेटली कंसोलिडेशन और मर्जर पीएसयू बैंकिंग स्पेस में जरूर आने वाला है। बट इनिशियली जो भी बैंक इन पुअर क्वालिटी एसेट बैंक्स को अगर मर्ज करता है तो एक नेगेटिव सरप्राइज भी आ सकता है। मुझे लग रहा है कि आई थिंक ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सही, बट अगर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्शन लेना है तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रहना चाहिए, क्योंकि देना बैंक, यूनियन बैंक, अगर आप आईओबी की बात करें तो काफी बड़े ग्रॉस एनपीए लेवल से, तो आई वुड प्रेफर टू वेट एंड वॉच एंड सी कि फाइनली डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो कैसा होगा और बैंक की बैलेंस शीट किस प्रकार से इंप्रूव होगी लॉन्गर टर्म में। चलिए, लेकिन शर्मा साहब थोड़ा सा बैंकों को ही और अगर मैं खींच लूं आगे, एक हमने एसबीआई पे बात कर ली, अभी हमने देखा कि पिछले 4-5 दिन में एसबीआई भागा, सरकारी बैंक भागे, पीएनबी ने देखिए इन हालात में कैसे चलने की अपनी जो टेंडेंसी है उसको मेंटेन रखा है। लेकिन अभी सर इन लेवल्स पे आप क्या प्रेफर करेंगे कैपिटलाइज करने के लिए, प्राइवेट बैंक्स या फिर पीएसयू बैंक्स, और चुनाव कैसे करेंगे स्टॉक्स का आप किसी भी क्लास में इस वक्त? जी मेरे ख्याल से इस वक्त ऑब्वियसली जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो पीएसयू बैंक्स के अंदर बेहतर है और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के अंदर रिस्क कम है लेकिन रिवॉर्ड भी कम मिलेगा। तो उसकी वजह से अपनी रिस्क प्रोफाइल की बनिस्पत इन्वेस्टर ये चयन कर ले। मेरा मानना है कि ये भी एक रिस्की रहेगा पीएसयू बैंक्स में ले पाना, कि वो अंततः रेशियो क्या आएगी, हेल्दी बैंक में मर्ज कर रहा है, किस भाव पे लेगा वगैरह, तो ये सब चीजें आगे चलते हुए आएंगी। लेकिन ब्रॉडली अगर बड़े बैंकों की बात की जाए तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि पीएसयू बैंक्स बेहतर रिटर्न आपको दे पाएंगे, प्रोवाइडेड आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। जी चलिए खबरों वाले शेयर्स को देख लेते हैं। ऑयल मार्केटिंग स्पेस पर आप नजर रखें। आज के सत्र में पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। पेट्रोल कीमतें 5 पैसे प्रति लीटर बढ़ी हुई, डीजल कीमतों में ₹1.25 तक की बढ़ोतरी की गई है। और इससे पहले हमने देखा था कि 1 जून को भी प्राइसेस जो थे वो इंक्रीज हुए थे, लेकिन कल एक स्ट्रॉन्ग मूवर रहा था ये पूरा स्पेस। बीपीसीएल 1000 के ऊपर कल क्लोज हुआ। एचपीसीएल में भी 3-3.5% की बढ़त हमने देखी थी और आईओसी का भी जो ट्रेंड था कल के सत्र में वो पॉजिटिव था, 1% की बढ़त लेकर क्लोज हुआ था। लेकिन समीर, अगर कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इन स्टॉक्स में से प्लान करनी हो आज के सेशन में खरीदारी की तरफ, तो कौन सा स्टॉक आपको अच्छा लग रहा है? देखिए पूरे स्पेस में देखें तो बीपीसीएल, एचपीसीएल क्लियरली आउट परफॉर्म कर रहे हैं।
बट अगर हम HPCL का प्राइस स्ट्रक्चर देखें तो क्लियरली ये हाई टॉप हायर बॉटम उसके मेंटेन रख रहा है। हर एक अच्छी खासी तेजी के बाद इसमें एक माइनर डिक्लाइन आ रहा है। तो रिसेंटली भी हमने एक अच्छा खासा शार्प मूवमेंट देखा था ऊपर की तरफ, और लास्ट 2 से 3 वीक से ये स्टॉक कंसल्ट हो रहा था और एक माइनर डिप दी थी टुवर्ड्स 890 900। सो मेरे ख्याल से 890 900 ये एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी थी विद अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव। तो अभी भी अगर कोई इसमें निवेश करना चाहता है फॉर अ नेक्स्ट प्रॉब्ली 4 to 5% अपसाइड मूव के लिए, तो यहाँ पे कर सकते हैं। अराउंड 915 920 एक अच्छा खासा लेवल होगा। 880 के नीचे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, और ऊपर की तरफ ये स्टॉक्स में रूम है। ये 945 से लेके 955 के लेवल रिटेस्ट करें। जी, कुछ और स्टॉक जहां पर खबरों में, धामपुर शुगर का शेयर रहेगा। QIP के जरिए 200 करोड़ जुटाए हैं कंपनी ने। 103 रुपए 87 पैसे प्रति शेयर के फ्लोर प्राइस तय किया गया है। 117 पर स्टॉक कल क्लोज हुआ था। इंडिया बुल्स हाउसिंग NCD के जरिए 200 करोड़ जुटाने की योजना है। खबरों में है ये स्टॉक भी आज के लिए। और एक स्टॉक का फटाफट से देखिए, वो एजीज लॉजिस्टिक्स का। क्रेडिट स्विस ने कंपनी में 1% हिस्सेदारी बेची है बल्क डील के जरिए। शर्मा साहब, संक्षेप में, एक तो लॉजिस्टिक्स और दूसरा शुगर, ये दो ऐसे स्पेस रहे हैं जिन्होंने हाल ही में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया है। अभी अप्रोच क्या रखनी चाहिए इन्वेस्टर्स को इन दोनों सेक्टर्स पर? मेरे ख्याल से लॉजिस्टिक्स में तो और स्लाइटली लॉन्गर टर्म आपको रिटर्न्स मिलेंगे, तो आप लंबी अवधि के लिए ले सकते हैं। उसके अंदर निश्चित तौर पे आप ज्यादा लगा सकते हैं। शुगर आपको शॉर्ट टर्म के अंदर अच्छे प्रॉफिट्स दे सकता है, लेकिन यहाँ पे रिस्क ये रहेगा कि गवर्नमेंट किस तरह की ड्यूटीज यहाँ पे एक्सपोर्ट के ऊपर लगाती है, या भाव किस कदर बढ़ने नहीं देती है, क्योंकि ये पॉलिटिकली सेंसिटिव मैटर है। तो यहाँ पे आप जो भी लगे ये मान के चलें कि शॉर्ट टर्म के लिए है, और उसके अंदर आप स्टॉप लॉस को जरूर रखें। तो बने रह सकते हैं आप शुगर स्पेस में अभी भी, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ अभी और यहां से ट्रैक्शन ये स्टॉक्स गेन कर सकते हैं। लॉजिस्टिक्स में लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अप्रोच किया जा सकता है। कल एक बार फिर से पूरा ही शुगर स्पेस परफॉर्म कर रहा था। ज्यादातर स्टॉक 7, 8, 10% से ज्यादा तक की बढ़त के साथ क्लोज हुए कल के सत्र में। लेकिन अब बात करेंगे आज के ट्रेड की, यानी एक ऐसा स्टॉक जिसको टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स दोनों ही बेसिस पर चुना जाता है। तो रुक कर लेते हैं टुडेज ट्रेड का। टुडेज ट्रेड यानी इंट्राडे पर्सपेक्टिव से खास तौर पे स्टॉक को चुना जाता है। आज का शेयर बताने से पहले दो चीजें बताना जरूरी है। एक तो ये कि कोई भी पोजीशन आप बनाए अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लें, और दूसरा ये कि जो कंसिस्टेंटली इस सेगमेंट में हमने जिन भी स्टॉक्स का जिक्र किया है उन शेयरों में एक अच्छा रुझान हमने हर रोज आते हुए देखा है। इस हफ्ते जिन स्टॉक्स पर बातचीत उनमें HOVC, सेंचुरी प्लाई जैसे स्टॉक शामिल रहे थे। लेकिन आज के लिए कौन सा स्टॉक रहेगा ये जान लेते हैं वीरेंद्र। कल का अगर आप देखें स्टॉक हमने लिया था सुप्रीम इंफ्रा। कल आप देखिए ऑलमोस्ट डे हाई की ट्रैजेक्टरी में जाकर अगर आप देखें काउंटर बंद हुआ एक समय लगभग 7% ऊपर 102.75 पर स्ट्रॉन्ग मूव। लेकिन आज दीपाली देखिए, आई थिंक जिस स्टॉक पे मैं बात करने जा रहा हूं वो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट। और उसके पीछे कारण है, उसके पीछे कारण ये है, एक तो मैनेजमेंट ने अपना कंपनी पे भरोसा जताया है, और दूसरी चीज ये है कि यहां पर कुछ लोकल फंड्स और साथ ही साथ HNIs ने इस स्टॉक को बहुत तहजीब से एक्यूमुलेट किया है और कर भी रहे हैं। आज का स्टॉक है जमुना ऑटो। देखिए कल किस तरीके से बंद हुआ ये, कल 4% ऊपर। कल ह्यूज बाइंग थे इस स्टॉक में। कल पूरे दिन हायर लेवल से मेंटेन रहा, पूरे दिन अगर आप देखें 4% की तेजी। वॉल्यूम्स ऑलमोस्ट कल के 40% डिलीवरी वॉल्यूम्स थे, 40% के। देखिए एवरेजेस से कहीं ऊपर चला गया स्टॉक, 10, 20, 100, 50, 200 डेमा, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे कल बंद हुआ है। स्ट्रॉन्ग डिलीवरी वॉल्यूम्स कल अब तक के सबसे सर्वोच्च बंद हुआ। लेकिन मैं एक चीज बता रहा हूं आपको यहां पर, जो मेरे पास इनफैक्ट एक अप्रोच है, वो ये है कि इसको कुछ लोकल फंड्स बहुत तहजीब से एक्यूमुलेट कर रहे हैं। वही फंड्स जिन्होंने पहले GHCL को एक्यूमुलेट किया, वही फंड्स जिन्होंने राम की इंफ्रा को एक्यूमुलेट किया, और वही फंड्स जिन्होंने सेंचुरी प्लाई को बीते 10-15 दिन में एक्यूमुलेट किया है। तो स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल ये HNI बाई इस सेगमेंट में चल रही है। अब आते हैं कुछ टेक्निकल और फंडामेंटल रीजंस पे। अगर आप देखें कल, और ये जो स्विंग कह रहा है ना, वो ये कह रहा है कि ये लगभग 190 से 192 की ट्रैजेक्टरी में जाएगा। शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से ये लग रहा है, अगर आप डेली चार्ट से इसके पोजीशन लेके चलें। ये टेक्निकल्स बता दिए मैंने आपको यहां पर। अब एक और चीज देखिए, कमर्शियल व्हीकल जो मैन्युफैक्चरिंग है उससे इनकी मांग जो है ना काफी बड़ी है, और उसका असर Q4 में और Q3 में सब्सटेंशियली पड़ा है। इनका जो क्षमता विस्तार है उन्होंने करा है डिमांड को देखते हुए, और प्रमोटर ने जो हिस्सेदारी है उसमें अपने लगातार इजाफा किया था। मैनेजमेंट ने अपने स्टॉक पे, अपने प्राइस पर काफी कन्विक्शन शो करा है। इसीलिए अगर आप देखें स्टॉक एक बार भी डाउन ट्रेंड में नहीं गया। ऑपरेटिंग मार्जिन्स में इनके लगातार सुधार है। Q4 में अगर आप इनका EBITDA देखें दीपाली, वो करीब 45% बढ़कर 56 करोड़ रहा, और Q4 में मुनाफा करीब 82
10% बढ़कर लगभग 28 करोड़ रुपए रहा और FI60 मुनाफा करीब 2.5 गुना हो गया। आप देखिए, यानी FI15 के मुकाबले ऑलमोस्ट 2.5 गुना। तो आज सबसे बड़ी चीज है, एक तो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग, प्रमोटर ने विश्वास जताया है और साथ ही साथ ह्यूज जेन्युइन बाइंग, पॉसिबल ट्रेजेक्टरी 190, 192 192 के लेवल्स को अप्रोच कर सकता है जमुना ऑटो। फोकस करें आज के सेशन में भी, और अच्छी खरीदारी कल स्टॉक में हमने देखी भी थी। शर्मा साहब, आखिरी सवाल होगा आपसे। ऑटो एंसिलरी स्पेस में हम लगातार सिलेक्टिव बाइंग ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स की ओर से देख रहे हैं, लेकिन अगर फ्रेश इन्वेस्टमेंट किसी को करनी हो तो आपको कंफर्ट कहां मिल रहा है इन दोनों ही सेक्टर्स में? मेरे ख्याल से जो ऑटो एंसिलरीज एक बहुत ही उम्दा सेक्टर है, और वो इसलिए कि हमारे यहाँ पे जो क्वालिटी आ गई है जो एंसिलरीज के अंदर, क्योंकि सारे मल्टीनेशनल्स यहाँ पे आ गए हैं। अब यहाँ से इनसे संभव हो पाया है कि हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स को, जो जिनमें वजन उतना नहीं होता, उसको ये एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये वर्ल्ड एक मार्केट बन रहा है, और इंडिया एक लो इकोनॉमिक कॉस्ट वाला ये एक सप्लायर बन रहा है ऑटो एंसिलरीज के लिए। तो मेरे ख्याल से ये जो चीजें हैं, इसमें सब बाकी सारे सेक्टर से मुकाबले ये सेक्टर अच्छा है। दूसरी अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे एफआईज का एंसिलरीज के अंदर कम है होल्डिंग, तो उस हद तक इनका कैपेबिलिटी ज्यादा है कि कोई सेलिंग प्रेशर बाहर से आपको नहीं आए। तो इन्वेस्टर के लिए ये सेक्टर बेहतरीन है। चलिए शर्मा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी काउंटर्स और इंडस्ट्रीज पे अपनी राय रखी है, स्पेशली यूएस फेड पर आपने अपना जो रुख हमसे शेयर किया, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक दो टेक्निकल्स पे बात कर लेते हैं, स्ट्रक्चर्स पे। कल निफ्टी 50 के बिहेवियर पे आइए, और देखिए निफ्टी 50 के अगर आप कल चाल देखें तो उसमें सबसे बड़ा योगदान था SBI का, फिर था L&T का, और ये दो स्टॉक्स अगर आप देखें जिसमें से L&T पे आप बात करते हैं, SBI पे हम बात कर चुके हैं समेत। L&T ने अपना लॉस ग्राउंड जो था ना 1500 का, उसको फिर से रिगेन किया, 15-13 की ट्रैजेक्टरी बंद हुआ। मिड सीरीज में आके ये हो गया था, मतलब 10-11 तारीख के आसपास के ओवरबॉट ट्रैजेक्टरी में था और वहां से रिट्रेसमेंट जरूरी था, वो रिट्रेसमेंट आया और फिर अगर आप देखें फॉलो अप बाइंग इस काउंटर में आ रही है। आप कैसे अप्रोच करेंगे L&T को या फिर किसी और कैपिटल गुड स्टॉक को इन द लीडरशिप ऑफ L&T इस वक्त? देखिए डेफिनेटली लास्ट 2 या 3 वीक्स में इसने आउट परफॉर्म किया है। लास्ट वीक भी जैसे हमने डिस्कस किया था ये स्टॉक में, जो इसका 1350 1360 का एक मेजर हर्डल था, उसने गैप के साथ ये लेवल ब्रेक किया है। और जब भी ऐसे कोई मेजर रेजिस्टेंस अगर वो गैप के साथ ब्रेक किए जाते हैं तो उसमें एक सडन शिफ्ट ऑफ सेंटिमेंट्स हम देखते हैं, और वो एक स्ट्रांगली पॉजिटिव एक इंडिकेशन देता है। तो सिमिलर टू L&T अगर हम देखें तो 1350 1360 के ऊपर उसने एक गैप से अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया हुआ था। सो गोइंग फॉरवर्ड इन द नियर टर्म 1360 से 1400 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। एनी डिप टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर सपोर्ट जोन एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। 2 दिन पहले भी हमने एक 1450 के आसपास एक माइनर डिप देखी थी, और फिर कल हमने एक अच्छा खासा मूवमेंट देखा है। सो मोमेंटम क्लियरली ऊपर की तरफ है, तो हमें लग रहा है ये तेजी और थोड़ी कंटिन्यू हो सकती है। 1550 से लेके 1570 का उसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन है उसके आसपास ये एक बार जा सकता है। सो मेरे ख्याल से फिलहाल तो L&T में पॉजिटिव बायस ही ट्रेड करना चाहिए, और एनी डिप टुवर्ड्स 1450 एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। जी, खबरों वाले शेयर्स में क्रॉम्पटन ग्रीव्स पर आप नजर रखें। बीते 2-3 सत्रों से हमने देखा है कि अच्छी खरीदारी स्टॉक में दिखी भी है, और आज एक बार फिर से खबरों में, और खबर यह है कि क्रॉम्पटन ग्रीव्स अपने ग्लोबल ऑटोमेशन बिजनेस को बेच सकती है। सितंबर तक कंपनी से बेचने का प्लान कर रही है, और 754 करोड़ में ये जो बिजनेस है कंपनी का ग्लोबल ऑटोमेशन बिजनेस को बेचने का प्लान कर रही है। और पहले भी इस बात की बार-बार इंडिकेशंस मैनेजमेंट ने दी हैं बातचीत के दौरान कि वो इंडिया बिजनेस पर और यहां एक्सपैंड करने पर काफी फोकस कर रहे हैं। हमने देखा भी था कि लास्ट ईयर अप्रैल में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस को भी कंपनी ने प्राइवेट इक्विटी फर्म्स को बेचा था 2000 करोड़ के आसपास में, और स्टॉक हालांकि 2-3 सत्रों से लगातार चल भी रहा है। अविनाश, आपकी राय क्या है क्रॉम्पटन ग्रीव्स पर? मैं समझता हूं दीपाली की क्लियरली मार्केट्स ने ये एक डिस्काउंट किया है कि जो इंडस्ट्रियल बिजनेस है उसको क्लियरली मैक्रो का चेंजेस होने के बाद ही रिकवरी देखने को मिलेगी। मेरे ख्याल से जिस प्रकार का अभी प्राइस मूवमेंट दिख रहा है, क्लियरली हम समझते हैं कि सेकेंड हाफ ऑफ FY17 से डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी इस वर्टिकल में देखने को मिलेगी। और अगर ये इवेंट जैसे आपने कहा कि ये एक ऑटोमेशन बिजनेस बेचने की बात हो रही है, तो ये जब भी होगा तभी शेयर में डेफिनेटली एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी भी डेट बैलेंस शीट पे काफी है। अगर ये पैसा आता है तो डेट रिडक्शन में इसका यूज हो जाएगा, और ऑब्वियसली बॉटम लाइन आगे चल के अच्छी होनी चाहिए। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फ्रॉम अ मीडियम टर्म एंगल काफी अट्रैक्टिव है।
समित एक बार जरा मारुति को देखिए, मारुति कर करीब 4209 के स्तर पे, यानी ये ऑलमोस्ट CY16 के नए हाइस को टेस्ट करने जा रहा है। एक बार इनफैक्ट मैं जरा मारुति के फ्यूचर्स को अगर आप दिखाएं प्लीज, एग्जैक्टली मारुति फ्यूचर्स क्या कर रहे हैं और यहां पर क्या सब्सटेंशियल बाइंग नजर आ रही है। एक बार अगर आप प्लीज मारुति फ्यूचर्स 4209 पे, मैं इनफैक्ट डेरिवेटिव्स के आंकड़े आपको बता ही देता हूं कि मारुति ने कल वायदा कारोबार में क्या किया। मारुति जो जून फ्यूचर्स थे, ये करीब, ये स्पॉट है 4209, ये करीब 26 पे, यानी करीब 17 रुपए के प्रीमियम पे मारुति फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे थे कल। ओपन इंटरेस्ट देखिए 3% बिल्डअप हुआ, 4200 के आसपास स्टॉक बंद हुआ है। समय ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि यहां पे ऑप्शन प्लेयर्स क्या कर रहे हैं। कल 4100 की कॉल में शॉर्ट कवरिंग, 4150 की कॉल में शॉर्ट कवरिंग, 4200 की कॉल में शॉर्ट कवरिंग और इवन 4300 की कॉल में भी शॉर्ट कवरिंग। ओपन इंटरेस्ट देखिए 65,000 से जुड़े, और उससे भी अच्छी बात थी कि 4100, 4150 और 4200 के पास पुट राइटर था, यानी 2 दिन में स्टॉक ने एक बार फिर से अपनी ट्रेजेक्टरी को रीगेन कर लिया। यहां पर कोई वाइल्ड स्विंग देख रहे हैं सीरीज के लास्ट पार्ट में समय था मारुति में, और क्या टारगेट्स रखेंगे? देखिए लास्ट 4-5 दिनों में हमने कंसोलिडेशन देखा था और कल ये कंसोलिडेशन में से ऑलमोस्ट ये बाहर आते हुए देख रहा है। ये मोमेंटम और अगर आप 4-5 दिनों की बात करें तो ये कंटिन्यू रह सकता है ऊपर की तरफ, बट हमारे ख्याल से अपसाइड है वो अभी एक कैप्ड है 4330 से लेके 4400, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा। अगर आप हायर डिग्री चार्ट देखें तो इसका ट्रेंड उतना बुलिश नहीं है जितना हम 1 या 1.5 साल पहले देखते थे। हर एक डिप में इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी होती थी, बट अभी मेरे ख्याल से 4330, 4400 का इसको काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा, और जो ये मोमेंटम हम देख रहे हैं जो कल हमने देखा है ये और कंटिन्यू हो सकता है, बट कहीं ना कहीं अराउंड 4330, 4400 हम ये मोमेंटम फिजल आउट होते हुए देख रहे हैं। सो विद द ट्रेडिंग व्यू जो मोमेंटम ट्रेडर्स है वो ये 150-200 पॉइंट्स के लिए और तेजी में रह सकते हैं, बट अराउंड दोज लेवल मैं एडवाइस करूंगा कि वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। जी, एक मोन्सेंटो और कावेरी सीड्स, इन दोनों स्टॉक्स पर भी आपको फोकस करना है। कल एक स्ट्रॉन्ग मूवर रहा था मोन्सेंटो, ऑलमोस्ट 10% यानी 9% के उछाल के साथ स्टॉक की क्लोजिंग हुई, और कल ही नहीं अगर बीते 2 महीने का इसका मूव आप देखेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर के तौर पर ये इमर्ज हुआ है पूरे ही एग्री स्पेस पे। लेकिन आज शायद जो अपसाइड कल दिखी वो रेस्ट्रिक्ट होती हुई दिखी, क्योंकि खबर अच्छी नहीं है। खबर यह है कि मोन्सेंटो के खिलाफ 3 नई कंप्लेन सीसीआई को मिली हैं, जिस पर सीसीआई ने कार्रवाई करने की बात कही है। दरअसल बीटी कॉटन बिजनेस में अपनी डोमिनेंट पोजीशन का एब्यूज करने का आरोप इस कंपनी पर लगाए गए हैं, और जो फ्रेश कंप्लेन्स फाइल हुई है मोन्सेंटो के खिलाफ उसमें कावेरी सीड्स, अंकुर सीड्स और अजीत सीड्स, इन्होंने ये कंप्लेन्स फाइल की हैं। लेकिन कीपिंग इन माइंड कि स्टॉक हाल ही में बहुत स्ट्रॉन्ग अपसाइड दिखा चुका है, क्या अप्रोच आपकी होनी चाहिए? एक संक्षेप में अविनाश का कमेंट ले लेते हैं। अविनाश, खबर आपने सुनी, लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि ये स्टॉक एक जोरदार रिटर्न्स इसने बीते महज कुछ सत्रों में अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर किए हैं, क्या करना चाहिए भी? नहीं, मेरे ख्याल से ये जो भी नेगेटिव न्यूज फ्लो हमने मोन्सेंटो के बारे में सुना है, मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ी नेगेटिव खबर है जिससे कि शेयर में कोई बड़ा पैनिक सेलिंग आएगा। इनफैक्ट अगर मानसून ठीक ठाक होता है तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार का इनका बिजनेस मॉडल है और जिस प्रकार का इनका ग्रोथ नंबर्स आने की एक्सपेक्टेशन है, मुझे लग रहा है कोई भी गिरावट अगर दीपाली स्टॉक में अगर आती है तो इसको एक खरीदने का मौका समझना चाहिए। तो आई वुड डेफिनेटली बी अ बायर ऑन डिक्लाइंस। चलिए, कल थोड़ा सा मिड कैप में और इनफैक्ट स्मॉल कैप में, कल शुगर स्पेस की हम बात कर चुके हैं। मिड कैप में बहुत सारे स्टॉक्स थे, बहुत सारे सेक्टर्स थे जिन्होंने बहुत अच्छा किया। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, और ब्रेक के बाद में थोड़ा सा बात करूंगा एविएशन पे और शुगर स्टॉक्स में से और स्टॉक्स जो कि कैरी करने चाहिए कल के सेशन के लिए। थोड़े से ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होता है। आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव। 3 मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, अविनाश गोरखसाकर हैं इनफैक्ट, और समीर चौहान, 2 मेहमान माफ कीजिए हमारे साथ इस वक्त हैं। एशियन मार्केट्स की जो वीकनेस है वो थोड़ी सी और स्ट्रेच हुई है, और एसजेएक्स निफ्टी अब 27 अंक नीचे ट्रेड कर रहा है 8186 के लेवल पर। तो सॉफ्टनेस बनी हुई है एसजेएक्स निफ्टी में अभी भी, और बैंक ऑफ जापान के जो आउटकम निकल कर आए उसके बाद हमने स्पेशली निकाई में और एशियन मार्केट्स में जो दबाव था वो और एक्सटेंड होते हुए देखा था। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन इन मार्केट्स में आज भी काफी स्ट्रॉन्ग रहेगा। कुछ खबरों वाले शेयर्स और देख लेते हैं जो कि आज फोकस में रहेंगे। प्रिकॉल एक
स्टॉक जहां पर आज खबर है कंपनी ने अपनी सब्सिडी में हिस्सेदारी बेची है, इंटीग्रल इन्वेस्टमेंट में हिस्सेदारी बेची है और 2.8 करोड़ में ये पूरा सौदा हुआ है। 77 रुपए के लेवल पर कल प्री कॉल क्लोज हुआ। इन्फो एज पर भी खबर है कि 7 करोड़ में 2 सब्सिडीज में हिस्सेदारी खरीदी है कंपनी ने। उन्नति ऑनलाइन में 28.5% हिस्सेदारी खरीदी है, वहीं वी केयर टेक्नोलॉजीज में 11.5% स्टेक कंपनी ने खरीदा है। कल 27 रुपए की बढ़त के साथ 818 के लेवल्स पर यह स्टॉक क्लोज हुआ था। टाटा पावर को भी देख लीजिए, लगातार टाटा पावर खबरों में बना हुआ भी है और आज खबर है कि सब्सिडी ने 575 करोड़ जुटाने की योजना है सब्सिडी की और एनसीडी के जरिए इस रकम को जुटाया जाएगा। कल 76.55 के लेवल्स पर स्टॉक की क्लोजिंग आई थी। और एक और स्टॉक आप फटाफट से देख लीजिए, वो है एंड्रू यूल का। शनिवार को कंपनी की बोर्ड बैठक है और बैंक ऑफ बड़ौदा को शेयर जारी करने पर इस बोर्ड बैठक में फैसला लिया जा सकता है। लेकिन समीत, अगर कुछ स्टॉक्स आज जिन पर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी प्लान की जा सकती है, कुछ ट्रेड्स आपके जहन में आते हैं इंट्राडे पर्सपेक्टिव से? देखिए, पॉजिटिव बायस से हम ट्रेड करना चाहेंगे, नॉट विद एन इंट्राडे पर्सपेक्टिव, बट यस पोजिशनली अगर कोई देखता है 3-4 दिनों के हिसाब से तो पीटीसी इंडिया एक काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट स्ट्रक्चर से देख रहे हैं हम। लास्ट 2 दिन में उसने एक अच्छा खासा मोमेंटम दिया है फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 71-70 और अभी 74 के हाफ के आसपास उसने आज क्लोजिंग दी हुई है। इसका मोमेंटम और कंटिन्यू हो सकता है। अगर हम वीकली चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो इसमें काफी पोटेंशियल है टुवर्ड्स 80-82 के रैली है कंटिन्यू करने की। तो पीटीसी इंडिया में एक बाई की सलाह होगी फॉर अ टारगेट ऑफ 82, स्टॉप लॉस 70 हाफ का होगा। सेकंड स्टॉक हमें ऑटो स्पेस में बजाज ऑटो एक काफी इंकरेजिंग चार्ट स्ट्रक्चर है, ऑलमोस्ट उसके ऑल टाइम हाइस के आसपास चल रहा है और कल हमने देखा था कि अराउंड 25-50 से इसमें एक अच्छा खासा रिबाउंड आया हुआ है। सो मोमेंटम क्लियरली ऊपर की तरफ है, तो ये राइड किया जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 2700, स्टॉप लॉस 25-40 के आसपास होगा। थर्ड बाय आरईसी पे होगा, जो एक थोड़ा स्लो मूविंग स्टॉक है बट अराउंड 160-165 ये स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है और कल हमने एक सेकंड हाफ में इसमें अच्छा खासा ट्रैक्शन देखा था। तो ये एक 172 के टारगेट के लिए इसमें भी खरीदारी की जा सकती है और 159 का स्टॉप लॉस होगा। चलिए एक और स्टॉक देखिए, और थिंक ये ट्रेडर्स का स्टॉक नहीं है, इन्वेस्टर्स का स्टॉक है। अगर आप चुपचाप खरीद के बैठना चाहते हैं, साल भर बाद देखेंगे अपने डीमैट अकाउंट को एक बार फिर एनटीपीसी कल ऑलमोस्ट आप देखिए 52 हफ्तों के नए सर्वोच्च पर बंद हुआ, 154 रुपए 15 पैसे। हालांकि ये तथ्य मैं आपसे अगर आप देखें पिछले एक हफ्ते से शेयर कर रहा हूं, क्योंकि ये नया रोज अगर आप देखें 52 हफ्तों का हाई लगा रहा है। अविनाश, एनटीपीसी को आप देखिए 2010 में इसका हाई था 240, हालांकि 2007 में इसका हाई 290 भी था, लेकिन 2010 से ये स्टॉक 2014 के मिड तक और इवन मैं कह सकता हूं 2015 के मिड तक एक डाउन ट्रेंड में रहा। लेकिन इस 5.5 साल के अगर आप देखें अंतराल में इसने पहली बार 5 महीने तक लगातार अप ट्रेंड में रहने की जो झारूपन जो है वो दिखाया है। अब एक तो ये है कि 154 रुपए के प्राइस में कितना इंटरेस्ट और कितना प्रॉफिट बाकी है अभी। और मान लीजिए मैं एक इन्वेस्टर सोच रहा हूं थोड़ा सा लो बीटा स्टॉक ढूंढ रहा हूं अपने पोर्टफोलियो के, एनटीपीसी में कुछ बचा है दमखम अभी? वीरेंद्र, मैं समझता हूं कि डिफेंसिव स्टॉक है और जैसे आपने सही कहा कि मोमेंटम काफी स्ट्रांग है। मैं समझता हूं कि क्लियरली FY17 में जिस प्रकार का मैनेजमेंट ने पावर जनरेशन का टारगेट दिया है, अगर वो डेफिनेटली इसको हासिल करते हैं तो मार्केट्स में डेफिनेटली एक रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बन सकता है। क्लियरली 165-170 का भी टारगेट पॉसिबल है। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा पेशेंस की जरूरत है। नॉर्मली पावर सेक्टर स्टॉक्स में हमने देखा है कि बढ़ने के लिए काफी समय लगता है, क्योंकि ये काफी वेल लार्ज कैपिटलाइज कंपनीज होती है। तो मेरे ख्याल से आई थिंक 150 का एक सपोर्ट अगर स्टॉक रखता है तो मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म में भी ट्रेड बन सकता है, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली स्टॉक को काफी अच्छा पोटेंशियल है। समीत, शुगर स्पेस लगातार बजिंग है। बीते 4 सत्रों से हम देख रहे हैं कंसिस्टेंटली स्ट्रॉन्ग बाइंग स्पेस में हो रही है। कोई फ्रेश लॉन्ग ट्रेड आपके जहन में आता है शुगर स्पेस से, या फिर जिन्होंने ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशंस बनाई हुई है उन्हें क्या करना चाहिए? मुनाफा समेट ले यहाँ पर या फिर होल्ड रखें? देखिए, करंट लेवल पे ये सब स्टॉक्स में अभी कोई भी फ्रेश पोजीशन लेना काफी डिफिकल्ट है, क्योंकि अगर लास्ट 6-7 महीने की अगर हम बात करें तो ये कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ मोमेंटम कंटिन्यू कर रहे हैं। कोई स्टॉक मोर देन 40-50% भी ये अप्रिशिएट हो गए। सो मेरे ख्याल से यहाँ पे फ्रेश बाइंग नहीं करनी चाहिए, बट यस मोमेंटम काफी स्ट्रांग है और अगर आप कोई भी स्टॉक देखिए उसमें ऊपर का और रूम क्लियरली दिख रहा है। इसमें से अगर बलरामपुर चीनी की बात करें तो क्लियरली फ्रॉम करंट लेवल इसमें
135 से लेके 140 के लेवल से विजिबल है। सो मेरे ख्याल से मोमेंटम बने रहना चाहिए और हर एक ये जो रैली है उसको राइड करना चाहिए। इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स की यहाँ पे यही स्ट्रेटेजी हो सकती है कि उनके जो स्टॉप लॉसेस है अभी वो ऊपर की तरफ रेज करे और ये मोमेंटम जब तक है तब तक इसमें बने रहिए। जब भी ये मोमेंटम फिजल आउट होते हुए दिखेगा उनके रेजिस्टेंस के आसपास, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग के लिए सोच सकते हैं। ये आप देखें कुछ स्टॉक्स शुगर स्पेस के थे। और एविएशन में अविनाश बहुत संक्षेप में रखिएगा, कल की डेवलपमेंट के बाद अब 5/20 चला गया, इसके बाद आप कुछ पिक कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स के लिए या फिर इन्वेस्टर्स के लिए? वीरेंद्र, मैं समझता हूं कि एयरलाइन स्पेस में जेट एक अच्छा विकल्प हो सकता है, क्योंकि ज्योग्राफिकली और फ्लीट वाइज इनके पास सबसे बड़ा और अच्छा फ्लीट है। रही बात एविएशन पॉलिसी की, तो डेफिनेटली ये जो 1/20 का जो रूल है इसमें डेफिनेटली कंपटीशन बढ़ेगा, बट इसका इम्पैक्ट आने के लिए शायद 2-3 क्वार्टर्स लगेंगे। और दूसरी बात, जो 2500 का जो कैप इन्होंने रखा है 1 आवर फ्लाइट के लिए, मैं समझता हूं कि एयरलाइन कंपनीज काफी होशियार है। वो एयरलाइन का जो टाइम ड्यूरेशन है वो 1 घंटे से बढ़ा के ये कैप जो है वो डेफिनेटली इसको ओवरशूट करेगी। तो ओवरऑल डेफिनेटली पॉजिटिव है एविएशन पॉलिसी और एविएशन स्टॉक्स का आउटलुक, डिस्पाइट द फैक्ट कि क्रूड के प्राइसेस में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी आई है, लेकिन ओवरऑल मुझे लग रहा है जेट विल डेफिनेटली शो अ बेटर रिस्क रिवॉर्ड। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से एविएशन स्पेस में अच्छा लग रहा है जेट एयरवेज, ऐसा अविनाश मानते हैं। कल 561 रुपए के स्तर पर ये स्टॉक क्लोज हुआ 2-2.25 रुपए की बढ़त लेकर। लेकिन अब बात करेंगे आज के ऑप्शन स्ट्रेटेजी की, यानी 2 स्टॉक ऑप्शंस जिन पर आज आप ट्रेड कर सकते हैं। बताइए वीरेंद्र, कौन से 2 शेयर? जी आज अगर आप देखें 2 ऑप्शन स्ट्रेटेजी हमारे साथ IDBI कैपिटल ने शेयर की है। और पहली कॉल है LIC हाउसिंग फाइनेंस। आइए जरा स्ट्रक्चर को देखते हैं एक बार। LIC हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पर तेजी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कल याद रखिए ये ऑलमोस्ट अप्रैल मई जून के हाईस को टेस्ट करने की कोशिश कर रहा था। खरीदारी करिए जून की 490 की कॉल में, यानी स्लाइटली आउट ऑफ मनी कॉल, थोड़ी सी दूर की कॉल खरीदनी है आपको और करीब 5.5 रुपए के आसपास आपको ये कॉल ऑप्शन मिल जाएगा। और स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको रखना है 2 रुपए 80 पैसे का और लक्ष्य आप 10 रुपए का लेकर चलिए। LIC हाउसिंग फाइनेंस थोड़ा सा रिट्रेस होने के बाद एक बार फिर से मोमेंटम में आता हुआ। उसके बाद दूसरी कॉल है L&T। इस स्टॉक पे बात मैं कर ही चुका हूँ और एक बार फिर से लॉस्ट ग्राउंड जिसे कहते हैं, आई मीन एक क्रिटिकल, टेक्निकल और एक साइकोलॉजिकल लेवल रीगेन करने के बाद 1500 के ऊपर क्लोज हुआ है। तो 1550 का देखिए यहाँ पर जो हम 1550 का कॉल ले रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये यहां से अभी और अच्छा मोमेंटम दिखाएगा। और देखिए 1550 का कॉल लेने का मतलब ये है कि अभी और कम से कम नहीं तो 60 रुपए का मूव ड्यू है इसमें, आप ये मान के चलिए। तो फ्यूचर में भी आप स्ट्रेटजी बना सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में ये कहते हैं कि करीब 22 रुपए में आप 1550 की कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं विद पॉसिबल टारगेट ऑफ 38 और स्टॉप लॉस करीब 14 का आपको रख के चलना है। आई थिंक इन दोनों स्टॉक्स को देखने के बाद थोड़ा सा समेत अगर मैं हाउसिंग फाइनेंस कंपनी पर ही आपका एक आउटलुक ले लूं, LIC का जिक्र मैंने किया, बाकी कोई और स्टॉक जो आपके जहन में आता हो या फिर सिर्फ LIC हाउसिंग फाइनेंस, कैसे अप्रोच करेंगे आप इसको? देखिए फिलहाल अगर लास्ट 3-4 वीक्स की प्राइस एक्शन देखें तो DHFL क्लियरली ये स्पेस में हमारा एक प्रिफर्ड पिक रहा है। 200-202 का उसका एक मेजर हर्डल बन गया था लास्ट 1-1.5 महीने से, वो उसने लास्ट टू लास्ट वीक कन्विंसिंगली किया था विद सब्सटेंशियल राइज इन वॉल्यूम्स। सो विद 3 months व्यू हमारा इस पे टारगेट है 240 और अगर कोई मोमेंटम प्लेयर है जो 2 से 3 वीक्स का एक पोजिशनल इसमें व्यू रखना चाहता है, सो 225 से लेके 228 के इसमें लेवल्स देखे जा सकते हैं। सो DHFL में हर एक डिप पे बाइंग की जा सकती है, अराउंड 195-192 इसको एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जी, खबरों वाले शेयर्स में एक डेक्कन सीमेंट का शेयर रहेगा। खबर पॉजिटिव है, इकरा ने जो रेटिंग है उसको अपग्रेड किया है, लॉन्ग टर्म रेटिंग को BBB पॉजिटिव से बढ़ाकर A किया है। तो नजर रखें स्टॉक पर, 800 रुपए का शेयर है। और कल हमने देखा था सीमेंट स्टॉक्स परफॉर्म कल भी कर रहे थे। इंडिया सीमेंट कल डेरिवेटिव्स में काफी एक्टिव था, 4.5% की बढ़त लेकर स्टॉक क्लोज हुआ था। ACC अंबुजा सीमेंट जैसे शेयर्स में भी अच्छा मूव कल के सत्र में देखा गया था। लेकिन अविनाश, हाल ही के मूव के बाद नए निवेश के लिहाज से कौन सा स्टॉक आपको अच्छा लगा है सीमेंट स्पेस से? दीपाली, सीमेंट में हमको जो छोटी कंपनीज है जैसे कि हेडलबर्ग सीमेंट है, मंगलम सीमेंट है, हमको लग रहा है कि इवन एट द करंट लेवल्स ये सीमेंट कंपनीज में निवेश अगर मीडियम टर्म व्यू से किया जाए तो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। लार्ज कैप कंपनीज में भी डेफिनेटली अच्छी बढ़ोतरी होगी। इनफैक्ट हम समझते हैं कि मानसून सेशन में अगर GST बिल क्लियर होता है तो कहीं ना कहीं इन कंपनीज को भी फायदा होगा। लेकिन छोटी कंपनीज में हेडलबर्ग सीमेंट और मंगलम सीमेंट, ये दोनों ही कंपनीज पे मेरे ख्याल से करंट प्राइस से भी खरीदा जा सकता है। जी चलिए, 9 बजे हैं, शेयर बाजार लाइव को ही रोकते हैं। शुरुआत करते हैं फर्स्ट ट्रेड की, पहले देख लीजिए हेडलाइंस। नमस्कार, फर्स्ट ट्रेड में आपका स्वागत है। दिल्ली स्टूडियो से मैं हूं हीर भट्ट। नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार। और एक इवेंट तो क्लोज हो गया, एक चैप्टर तो क्लोज हो गया। फेड ने ब्याज दरें नहीं बढ़ाई और आई थिंक
कुछ ऐसे इवेंट जो आगे हैं उसको देखते हुए उम्मीद नहीं बढ़ाई। अब सारी निगाहें ब्रेक्जिट पर। हाँ, ब्रेक्जिट पर ही है। और वैसे भी देखिए यूएस फेड से एक्सपेक्टेड भी क्या था, जेनेट येलेन की एक जो छवि बनते जा रही है धीरे धीरे, वो एक कंफ्यूज्ड सेंट्रल बैंकर की बनती जा रही है। वो खरी भी उतरी उस पर। अगर आप हमारे साथ वो भी यही कहते हैं कि एग्जैक्टली कंफ्यूज्ड है इस वक्त। नहीं, वो देखिए कई बार क्या होता है कि आपको जो हकीकत है उसको एक्सेप्ट करने में थोड़ी मुश्किल होती है। तो वो चाहती है कि यूएस इकोनॉमी में रिवाइवल देखने को मिले और वो ब्याज की दरें बढ़ाए, लेकिन जो इकोनॉमी है वो उन्हें वो करने का मौका दे नहीं रही है, जिस तरह के मिक्स्ड सिग्नल्स हैं। बैंक ऑफ जापान का भी हमने देखा एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही रही। सो ऑब्वियसली अब फोकस ब्रेक्जिट पर रहेगा। बिल्कुल ब्रेक्जिट पर रहेगा, लेकिन अब हमारा फोकस थोड़ा सा बढ़ जाएगा इंडिकेटिव एक्शन में। इंडिकेटिव एक्शन में क्या हो रहा है? एसएक्स निफ्टी हालांकि आपकी स्क्रीन पर आप देखें 35 अंक नीचे, और देखिए पिछले 1 घंटे के आसपास अगर आप देखें थोड़ा जो रेस्ट ऑफ एशिया है ना बहुत अच्छे हालात में नहीं है, लेकिन हमें भरोसा करना चाहिए कल की उन बातों पे जो शायद हमें यहां तक 8200 तक लाकर खड़ा कर दिया जिन्होंने, वो थी शॉर्ट कवरिंग। क्या मंदड़िए के पास गुंजाइश है यहां पर फ्रेश शॉर्ट करने का? आई डोंट थिंक सो। करीब करीब 174 अंक नीचे इस पर निफ्टी कारोबार कर रहा है, लेकिन अब आपकी स्क्रीन पर आप देखें एसएक्स निफ्टी के बाद इंडिकेटिव एक्शन लगभग 18 अंकों पर इस पर निफ्टी और लगभग 8 अंकों पर सेंसेक्स। एलएनटी हल्का सा बैकफुट पे करीब 4 रुपए नीचे। इसी जगह आप देखें 2 रुपए पर कारोबार करता हुआ 1542 के स्तर पे। कारा स्टील ये करीब 330 पर बिल्कुल फ्लैट कारोबार कर रहा है, इस वक्त कोई बदलाव नहीं, बड़ा बदलाव यहाँ पे। बीएचएल बैकफुट पे और करीब 122.55 पे, और ईपीसी अगर आप देखें बिल्कुल अभी कोई बदलाव नहीं हुआ है यहाँ पे इंडिकेटिव एक्शन में। 7 पैसे अगर आप देखें ऊपर है, और गेल लगभग 2 रुपए ऊपर कारोबार करता है 375 पे। कुछ देर में फॉरेक्स मार्केट की ओपनिंग होगी, उस पर एग्जैक्टली आप देखना होगा। और 67.15 के मुकाबले अगर आप देखें 67.12 पे, तो एक बहुत छोटी सी ट्रेजेक्ट्री के अंदर अगर आप देखें तो एक हल्की सी मजबूत शुरुआत यहाँ पर भारतीय रुपए की हुई है। लेकिन आप जानते हैं कुछ हाउस व्यूज जो फ्रेश डेवलपमेंट के ऊपर स्टॉक्स पे आए हैं, इंडिसेस पे आए हैं। अंचल हमारे साथ है न्यूज रूम से। अंचल गुड मॉर्निंग, बताइए। शुक्रिया वीरेंद्र। शुरुआत करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज से। देखिए सीएलएसए ने आज रिलायंस जियो के ऊपर एक कंसाइज रिपोर्ट जारी की। उनका मानना है एक अच्छा ट्रिगर हो सकता है कंपनी के लिए, और इसीलिए जो खरीदारी की सलाह उसे बरकरार रखा जा रहा है, और जो टारगेट है 1350 का दिया जा रहा है। एक सेंसिटिविटी एनालिसिस कराया सीएलएसए ने, जिसके बाद ये सामने आया कि रिलायंस जियो को 250 रुपए के आरपूस की जरूरत है, और अगर 4G सेवाएं शुरू हो जाती हैं समय पर, जो सितंबर की बात की जा रही है, तो ये 250 रुपए के आरपूस अचीव करना कंपनी के लिए काफी आसान रहेगा, और एक बड़ा ट्रिगर के तौर पे ये नया कारोबार कंपनी के लिए काम कर सकता है। वहीं मैक्वेरी ने क्रॉम्पटन ग्रीव्स के ऊपर अपनी आउट परफॉर्म रेटिंग को बरकरार रखा है, टारगेट को इंप्रूव किया है, 72 से बढ़ाकर अब 87 किया है, और ओवरऑल अगले 2 सालों में उनका मानना है जो पावर कारोबार है कंपनी का वो काफी तेजी दिखा सकता है, और वहां से एक अच्छी आय की उम्मीद की जा रही है। और वहीं दूसरी ओर जो मार्जिन है उनमें जो मोमेंटम पिकअप हुआ है Q4 में, वो कैरी फॉरवर्ड होता हुआ दिखेगा FY17 के अंदर भी। इमामी के ऊपर क्रेडिट स्विस ने एक रिपोर्ट जारी की है, आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं, और लक्ष्य दिया है 1210 का। देखिए 2-3 बड़े ट्रिगर्स दिए। सबसे पहले तो वॉल्यूम फ्रंट, FY17 में वॉल्यूम्स में अच्छा इजाफे की उम्मीद की जा रही है। वहीं FY18 तक सालाना आय में कम से कम 22% की ग्रोथ का अनुमान है। तो ये दोनों ही ट्रिगर अपने आप में काफी बड़े। और इसके अलावा जो खतरा था अभी तक FMCG कंपनियों पर, स्पेशली इमामी पे, पतंजलि का, कहीं ना कहीं क्रेडिट स्विस का मानना है वो खतरा अब धीरे धीरे कम होता हुआ दिख रहा है, और आगे चल के एज सच कोई मेजर प्रेशर इमामी पे नहीं आता हुआ दिखेगा पतंजलि से। सीएलएसए ने टाटा मोटर्स के ऊपर एक रिपोर्ट जारी की है, खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, 545 का टारगेट है, लेकिन रिपोर्ट के अंदर एक क्वेश्चन जरूर दिया है। क्वेश्चन दिया है ब्रिटेन एग्जिट को लेकर। देखिए अगर ब्रिटेन एग्जिट होता है तो उससे सीधा दबाव कंपनी के जेएलआर कारोबार पे आता हुआ दिखेगा। जो ट्रेड में पेमेंट्स है कंपनी के, जो ट्रेड खर्च है वो बढ़ते हुए दिखेंगे, क्योंकि यूके के लिए अलग पेमेंट जाएंगी और फिर ईयू के लिए अलग पेमेंट जाएंगी। और यूरोप काफी इंपॉर्टेंट है जेएलआर के लिए, क्योंकि करीब 24% की वॉल्यूम्स यूरोप से अकेले जनरेट करते हैं। तो अगर ब्रिटेन एग्जिट होता है तो सीधे तौर पर टाटा मोटर्स के जेएलआर कारोबार में प्रेशर आता हुआ दिखेगा। और लास्टली इंडियन होटल्स पे एक अच्छी रिपोर्ट आई है काफी समय के बाद मॉर्गन स्टैनली की तरफ से। रेटिंग को इंप्रूव किया है, अंडरवेट से सीधा ओवरवेट किया है, टारगेट को एक क्वांटम से बढ़ाया, 83 से बढ़ा के 160 किया है। ओवरऑल जो प्राइसिंग प्रेशर था ईज आउट होने की बात की जा रही है। अब मौजूदा स्तरों से ज्यादा बड़ी कोई गिरावट की उम्मीद नहीं है, ऐसा क्रेडिट मॉर्गन स्टैनली मानता है। और साथ ही साथ आने वाली तिमाहियों में एक अच्छे सेट ऑफ नंबर्स की उम्मीद की जा रही है। तो कहीं ना कहीं अब वापस से व्यू जो है इंडियन होटल्स पे वो टर्न अराउंड होता हुआ दिखा है। जी हाँ बिल्कुल, तो वो टर्न अराउंड देखने को मिला है। एक बार रुपए को देख लेते हैं कि आज यहाँ पर मूव किस तरह का देखने को मिला है। 6713 के आसपास इसकी ओपनिंग हुई है, तो कुछ हद तक मजबूत ओपनिंग यहाँ पर देखने को मिली है। और दूसरा एक स्पेस जिस पर आज नजर रखनी होगी वो है SBI और उसके एसोसिएट बैंक्स, क्योंकि आज भी अगर आप देखें तो यहाँ पर संकेत अच्छे देखने को मिल रहे हैं। अविनाश, क्विकली जो SBI के एसोसिएट बैंक है उस पर अभी भी कोई पोजीशन ली जा सकती है?
मैं समझता हूं कि डेफिनेटली कल के उछाल के बाद और एक 5 से 6% का अपमूव और दिख सकता है मीर। मुझे लग रहा है कि एक बार 8 से 10% का मूव होने के बाद ही मेरे ख्याल से जो भी इन्वेस्टर्स ने कल इन्वेस्ट किया है या आज इन्वेस्ट करने की कैपेसिटी रखते हैं वहां पे डेफिनेटली एग्जिट होना चाहिए। बट क्लियरली एक 8 से 10% का मूव और भी पॉसिबल है, क्योंकि अभी भी पता नहीं डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो क्या है, लेकिन होपफुली जो भी आएगा मेरे ख्याल से मोमेंटम में आज के दिन पे भी आपको शायद एक पॉजिटिव मूव देखने को मिलेगा। लेकिन अविनाश एक और चीज है, अभी मेरी बात एसबीआई की कर रहे थे, लेकिन एसबीआई से ज्यादा ठीक है, एसबीआई के लिए कल इवेंट था, लेकिन मिड कैप बैंकिंग में देखिए, आप फेडरल बैंक को देखिए, कर्नाटका बैंक को देखिए, आईडीबीआई बैंक को देखिए, टेक्निकली बहुत साउंड भी है। मिड कैप में कोई खास चॉइस आपकी बैंकिंग में? मिड कैप में मैं समझता हूं कि कर्नाटका बैंक काफी अच्छा विकल्प हो सकता है वीरेंद्र। इनफैक्ट यहाँ पे इनकी एसेट क्वालिटी, इनका परफॉर्मेंस काफी बढ़िया है, और मैं समझता हूं कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY17 भी हमको ये कंसिस्टेंसी बैंक के परफॉर्मेंस में देखने को मिलेगी। तो कर्नाटका बैंक वुड बी डेफिनेटली मोर प्रेफरेबल देन फेडरल बैंक, और कर्नाटका बैंक में एक शॉर्ट टर्म एज वेल एज मीडियम टर्म ट्रेड लिया जा सकता है। बिल्कुल। समित चौहान भी हमारे साथ। समित, जिस तरह के संकेत हैं, चलिए हो सकता है ओपनिंग में थोड़ी बहुत वीकनेस देखने को मिले भी, लेकिन स्टेट बैंक के एसोसिएट बैंक्स के अलावा दूसरा एक स्पेस जिस पर नजर रखनी चाहिए आज वो है एविएशन स्टॉक्स। कल जिस तरह का न्यूज फ्लो रहा है यहाँ पर, आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या होगी एविएशन स्टॉक्स पर? देखिए, क्लियरली एविएशन स्पेस में अगर कोई प्रेफर्ड पिक था तो हमारा जेट एयरवेज है। लास्ट अगर 5-6 महीने की भी बात करें तो रिसेंटली हमने एक अच्छा खासा करेक्शन देखा है फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 660, 665। हालांकि 540-50 के आसपास इसको हम काफी अच्छा सपोर्ट देख रहे हैं। अगर टेक्निकली बात करें तो जो अपमूव थी उसकी फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 450, 665 की, वो एक 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल है अराउंड 540, 545। तो हम इस पे पॉजिटिव बायस से ही हम रिकमेंड कर रहे हैं हमारे क्लाइंट्स को। हालांकि कल हमने एक इंट्राडे उसमें डिप देखी थी फ्रॉम हायर लेवल्स, बट हमें लग रहा है कि एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। 543, 544 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मान के चलिए, जो एक स्टॉप लॉस ट्रेडर्स के लिए होना चाहिए। और ऊपर की तरफ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले 2 या 3 वीक्स में ये स्टॉक 592 से लेकर 605 ये लेवल रिटेस्ट करे। तो पॉजिटिव बायस से जेट एयरवेज में ट्रेड करना चाहिए, और पूरे एविएशन स्पेस में ये एक स्टॉक है जो हमारा प्रेफर्ड पिक होगा। चलिए समित, बहुत बहुत शुक्रिया आप इसका में शामिल हुए, सभी काउंटर्स और इंडस्ट्रीज पर अपनी राय रखी आपने। चंदन थापड़िया भी हमारे साथ हैं, बात करेंगे।